गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज अपना ये फ्यूचर टेंस अगर हो सकेगा तो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको दूसरे टेंस पढ़ाते समय भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि केवल मॉडल वर्ब से ही फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करते। देर आर अदर वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचरिटी। याद है आपको, है ना। तो ये चैप्टर जो है, कई लोग इसको बहुत आसान समझते हैं। आसान है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट you need to learn all the things that are connected with it. तो एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका फ्यूचरिटी करता था, फ्यूचर यूज़ ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो जो फ्यूचरिटी है वो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्यूचरिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अपन जनरली सोचते हैं कि सर विल सेल से आपका एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं। आपको मैंने हर एक टेंस में बताया भी है, तो मैं लिख देता हूँ, फिर उनके बाद में आपको उदाहरण दे दूंगा आपका, है ना। ये अपने ध्यान रखना है। तो एक तो इसका जो प्रयोग होता है फ्यूचर एक्सप्रेस करने का, वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। ये मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। एक आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी। मैं अभी इसका एग्जांपल दूंगा आपको, हाँ, पहले ये आप लिख लो। प्रेजेंट को भी मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाते समय। फिर मैंने उसमें एक और आपको बताया था, बी गोइंग टू का। बी गोइंग टू, ये एक्सप्रेशन से हम फ्यूचर का एक्शन जो है रेफर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक इन्फिनिटी से भी, वो तो मैं कई बार बताता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी फ्यूचर का ही सेंस देते हैं, ठीक है। जनरली पास्ट का सेंस देते हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी, इससे भी आपका फ्यूचर एक्सप्रेस होता है। और बाकी जो लास्ट में है वो मॉडल वर्ब्स हैं, ये तो करते हैं अपन, ठीक है। तो एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे आप करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, चलो मैं लिख देता हूँ पहले इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें फ्यूचरिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, है ना। आपको याद हो तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि इंडिया गोज टू पोल नेक्स्ट ईयर। तो टेंस, सेंटेंस का जो टेंस है ये तो प्रेजेंट का है लेकिन जो आप इंडिकेट कर रहे हो वो फ्यूचर का है। इंडिया गोज टू पोल, आगे लिख भी रहे हो, तो आपका जो एडवर्बियल लग रहा है टाइम का, उससे पता लग रहा है ये एक्शन फ्यूचर में होगा। इंडिया गोज टू पोल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और इसको अगर ऐसे लिखोगे आप कि देयर विल बी पोल्स, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन ये जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये एक प्रिडिक्शन है, ये प्लान नहीं है। ये प्लान है, इंडिया गोज टू पोल नेक्स्ट ईयर, ध्यान रखना। दिस इज अ प्लान एक्शन, ये आपको अंतर समझना है। मैं जो कह रहा हूँ आपको आपको समझना है, दिस एक्शन इज प्लान, ठीक है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है, इट शोज प्रिडिक्शन और लाइक्लीहुड। ये शो करता है प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, जो आप पहले से किसी का कर रहे हो, या फिर आपका लाइक्लीहुड, किसी चीज़ के होने की संभावना, उसको व्यक्त कर रहे हो आप। ये थोड़ा सा अंतर हमको समझना है, ताकि हमारे ये चीज़ें काम में आएंगी। अगर मैं आपको कहूँ ही टेक्स, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ये सीजीआई हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है, ही टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है, टुमारो। तो बच्चों ये एक्शन प्लान्ड है। एंड इफ आई से ही विल टेक ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है, टुमारो, तो इसका मीनिंग हो गया कि ये एक्शन जो है आपका प्रिडिक्टेड है, या आपका ये प्लान नहीं है, दिस नॉट प्लान, ये लाइकलीहुड है। इट इज क्वाइट लाइकली दैट ही विल टेक ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। तो दिस इज अ डिफरेंस। तो आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने फटाफट इनको करना है और तेजी से करना है। इसमें टाइम हो गया, मैं नोट नहीं किया, एक समय टाइम नोट कर लेता हूँ, ठीक है, 8:51। और एक सेकंड का रुक जाओ यार, मुझे एक दवाई भी लेनी है। आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग यू अप ये एक दवाई ले लो मैं। ये क्या है, टाइम से मेरी होती नहीं पूरी, तो रात को
बहुत सारी दवाइयाँ हैं ये। चलो एनीवे, ये तो समझ आ गया ना बच्चों आपके कि प्रेजेंट टेंस से भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी आप फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। यानी फ्यूचरिटी का अर्थ होता है फ्यूचर एक्शन। मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि हाँ किया ना फ्यूचरिटी, जैसे घबराना नहीं, क्या होता है ना, फ्यूचरिटी का अर्थ होता है फ्यूचर एक्शन। तो एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दूसरा मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी। ये भी मैंने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था तभी बताया था। इसके उदाहरण भी ले लो आप मेरे से, ठीक है ना आपका। जैसे अगर मैं आपको, मैंने ये शायद यही दिया था सेंटेंस आपको, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ओह, एंड ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, एक ही बात है, दैट्स राइट, कोई फर्क नहीं है आप। लेकिन ही इज गोइंग टू, सॉरी मैं दिल्ली लिखना भूल गया, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो एंड ही विल गो टू दिल्ली टुमारो में फिर वही फर्क है, ध्यान रखना आप। गोइंग टू का अर्थ है ये सर्टेन है, ठीक है, ये सर्टेन है, इंटेंडेड है, फ्यूचर प्लान है, ठीक है। और उसमें अगर कहोगे तो वो एक लाइकलीहुड है, पॉसिबिलिटी है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें एक कई बार एग्जाम में इसमें एक आध बार शायद आया है। सपोज करो आपको मैं ये सेंटेंस दूं, आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स। अब देखो अगर ये लिख रहे हो आप कि आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ हो गया कि ये सर्टेन है जो आपके बाद में होने वाला है, कि आपने उनको इनवाइट कर चुके हो, है ना। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बिग पार्टी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये गलत हो जाएगा अगर इसमें आप विल का प्रयोग करोगे तो। आई हैव इनवाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स एंड हैव अ बिग पार्टी, अभी गलत हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में एक आध बार मैंने कहीं देखा है ये, लेकिन आप इसका सेंस समझ गए होंगे कि विल हमेशा प्रिडिक्शन शो करता है, लाइकलीहुड। लेकिन इसमें लाइकलीहुड की या प्रिडिक्शन की बात ही नहीं है, आप तो इनवाइट कर चुके हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ बिग पार्टी। हाँ, गॉड फॉरबिड की कोई उल्टा पुल्टा काम हो जाए वो अलग चीज़ होती है ना। लेकिन इनवाइट कर चुके हो तो उस फैक्ट के आधार पर सब्सिक्वेंट जो आपका क्लॉज है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें आप गोइंग टू का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्लान, इट इज़ सर्टेन टू हैपन। तो ये बारीक सा अंतर है। मैं चाहूँ कि मैं यही चाह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखें, समझें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपने सारे दोस्तों इनवाइट कर दिया है और आपका पार्टी करना निश्चित है, इट इज़ सर्टेन, दैट्स राइट। ऐसा नहीं कि इट इज़ अ लाइकलीहुड। तो फ्यूचर जनरली प्रिडिक्शन या लाइकलीहुड को शो करता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इन्फिनेटिव का, बाद में क्या था, इन्फिनेटिव था ना, बी गोइंग टू और इन्फिनेटिव, दैट्स राइट। इन्फिनेटिव वैसे भी फ्यूचर का सेंस देता है ना। इन्फिनेटिव जो है ना फ्यूचर का ही सेंस देता है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। कहाँ चला गया, तो ये हमेशा फ्यूचर का सेंस देता है इन्फिनेटिव, ठीक है। और कभी कभी इसमें एडवर्बियल ऑफ टाइम लगा देते हो तो सर्टेन हो गया, दैट्स राइट। इफ आई से ही इज टू बी एंगेज्ड टू सरिता टुमारो, तो जो एक्शन है ये आपका टुमारो होगा, तो टुमारो तो आपका फ्यूचर का है, एडवर्बियल, है ना। तो ये फ्यूचर में एक्शन हो रहा है, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा ऐसा कोई प्रयोग भी नहीं है, ठीक है। इसमें कई बार इसका प्रयोग हो जाता है अबाउट टू का, इज आर एम अबाउट टू, ये भी फ्यूचर का सेंस देता है आपको, ठीक है। कोई कहेगा इसमें और दूसरे नॉर्मल फ्यूचर में क्या फ़र्क है, ये अबाउट टू या जस्ट अबाउट टू भी हो सकता है, ठीक है। इज आर एम अबाउट टू और या फिर जस्ट अबाउट भी हो सकता है। तो ये इमीडिएट फ्यूचर का सेंस देता है। ये दोनों एक्सप्रेशन गिव अस दीज एक्स, दो हैं इसलिए दीज लगा रहा हूं, एक्सप्रेशन गिव अस, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर। जस्ट लगा तो और भी इमीडिएट हो गया आपका, ठीक है।
तो अगर आपने सेंटेंस बनाना हो तो उसमें लिख सकते हैं, अगर मैं आपको दिस मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, है ना, तो ये इमीडिएट फ्यूचर मैच स्टार्ट होने वाला है, 2 घंटे बाद नहीं है। तो ये सेंस आपने समझना, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, लेकिन समझना है कि जो फ्यूचरिटी है वो केवल मॉडल वर्ब से ही इंडिकेट नहीं होती है, दूसरे एक्सप्रेशंस भी हैं जिससे हो सकता है। और इसी तरह जस्ट अबाउट का इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ही इमीडिएट हो गया आपका। इफ आई से आई एम जस्ट अबाउट टू, आई एम जस्ट अबाउट टू से नो टू हिज ऑफर, तो आप कह रहे हैं मैं उसकी ऑफर को बिल्कुल ना करने वाला हूँ, और शायद तुरंत करने वाले हो फ़ोन पे शायद, है ना। ये भी आना चाहिए हमको कि जस्ट अबाउट टू का अर्थ हो गया तुरंत अभी, ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हो कि आई विल, ये अंतर आपको आना चाहिए, आई विल से नो टू हिज ऑफर, है ना, तो ये एक आपका इंटेंशन है, इंटेंडेड एक्शन है, दैट्स राइट, ठीक है। और ये इमीडिएट फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा पता नहीं कब होगा ये, लेकिन ये अबाउट टू या जस्ट अबाउट टू तो इमीडिएट फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सेंटेंस गलत नहीं है, आई विल से नो टू हिज ऑफर, ये शोइंग हिज इंटेंशन, ये जो आपका सेंटेंस है इट शोज शोइंग इंटेंशन, आपका इंटेंशन शो हो रहा है, लेकिन ये कहीं इससे नहीं लग रहा है कि वो अभी या तुरंत अभी किसी को जिसने ऑफर किया है उसको मना करने वाला है, तो ये इट डजंट शो इमीडिएट एक्शन। लेकिन अबाउट टू और जस्ट अबाउट टू दे शो इमीडिएट एक्शन, तो ये बारीक बारीक से अंतर है। और बाकी जो आपकी दूसरी मॉडल वर्ब्स हैं उनके इस्तेमाल से तो हम करते ही हैं, है ना, तो उसमें कोई बिग डील नहीं है। अब बाकी के जो मैं आपको बताऊंगा टेंसेस सारे, ठीक है, तो वो आपके मॉडल वर्ब के कारण है। तो इसमें भी अपन एक एक करके करते हैं। मॉडल समझ गए ना बच्चों, शैल और विल ये फ्यूचर के इंडिकेशन करने वाले शब्द हैं, हर टेंस में इसी का इस्तेमाल होता है। टेंस की जो एस्पेक्ट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना, ये हो गया। तो इसमें पहले अपने आते हैं फ्यूचर सिंपल पे। अब ये सिंपल है, आप कुछ नहीं है इसमें, ये फॉर्मूले हैं, इनको सेंटेंस बनाओ, जितने बनाओगे उतने याद रहेंगे आपको। फ्यूचर सिंपल में भी एक्शन वर्ब भी होती हैं और आपके लिंकिंग वर्ब से बन जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्शन शो नहीं करता है, स्टेट शो करता है, ठीक है ना, आपका वो एक्शन नहीं है, जैसे हाँ फ्यूचर का एक स्टेट शो करता है, ये फ्यूचर का शो करेगा। इसका फॉर्मेट बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, और इसमें बी का प्रयोग है, प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, जस्ट राइट, ठीक है। इसमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल अपन नहीं करते हैं आपका, जैसे आपके प्रेजेंट में था ना आपका, है ना, आपका सब्जेक्ट इज आ रहे हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट, हाँ ही इज हैप्पी, वैसे ही ये फ्यूचर का सेंस होता है, फर्क इतना सा है, इट्स नॉट अ बिग डील। इफ आई से ही विल बी हियर इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में यहाँ आ रहा है वो, ठीक है। ये शो कर रहा है आपका। इसके खूब सारे सेंटेंस बनाइए ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश में और एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत ना आए, खूब सारे बनाओ विल बी के, बस में ध्यान रखना इसमें एक्शन वर्ब आपने नहीं लगाना। अगर इसमें एक्शन वर्ब लगाओ विल बी के तो फिर आईएनजी फॉर्म में लगाना पड़ेगा और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, शी विल बी हैप्पी टू सी यू, इसमें क्या बनाना है, इसमें तो आप ऐसे वैसे बना लोगे, ठीक है। मैं यू लगाना भूल गया इसमें, ही विल बी हैप्पी टू सी यू, वो तुमको देखकर खुश होगी, ये स्टेट है, उसकी हैप्पीनेस की स्टेट है, ठीक है ना, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। ये आपने तो प्रेजेंट पास में भी देखा था, ठीक है ना, आप दैट्स राइट। और इसी तरह से विल हैव का प्रयोग भी कर सकते हो आप, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, सब ऐसे एक जैसे हैं, दैट्स राइट, ठीक है ना। आई शैल हैव ए कप ऑफ कॉफी, तो वो कह सकता है कि एक्शन, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि शैल हैव के अंदर एक्शन नहीं, एक्शन तो है, क्या मैं कॉफ़ी ले लूँगा, घर में आया किसी ने बोला ये वो ये चीज़ें हैं पीने के लिए, तो आपने कहा आई शैल हैव अ कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी ले लूँगा, कॉफ़ी बन रही कॉफ़ी ले लेता हूँ, सिंपल सा है, ठीक है आपका। किसने आपको ऐसा कहा कि वो आपके जो आपने कहा है ही विल टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट, इस बहाने से सेंटेंस बना सकते हो आप, बोल सकते हो उनको, ही विल टेक अ सीरियस, हम टेक तो नहीं कह सकते इस फॉर्मेट में, है भी लगा सकते, ही विल हैव अ सीरियस नोट ऑफ व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा है ना उसके बारे में वो सीरियस नोट ले सकता है, मीनिंग टेक का ही है, एक बार मैंने आपको बताया भी था
कि टेक है में ज़्यादा फ़र्क है नहीं आपका, ठीक है। बस ये है कि टेक आपकी एक्शन वर्ब है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स राइट। ये भी हमको पता है बच्चों, इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे को। आई और वी के साथ में आपने शेल का प्रयोग करना है ना, और ही शी इट और दे के साथ में आपने विल का प्रयोग करना है। ये दूसरे भी चेंज हो जाते हैं आपस में, वो मैं बताऊंगा भी आगे चल के कि कैसे कैसे होता है। लेकिन जनरली आई और वी के साथ में शेल, और ही सी इट ए के साथ सिट, ही शी इट दे के साथ में आपने विल का प्रयोग करना है, इनमें विल हो जाएगा। लेकिन कई बार आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे चल के फिर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो अभी आ जाओ आप शेल विल के, मैं बाद में बताता हूँ आपको, एक बार सारे टेंस निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाओ एक्शन वर्ब में। सिंपल, ये सिंपल फ्यूचर चल रहा है, ऊपर लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है? सॉरी मैंने बच्चों लिखा नहीं है। लिखा नहीं है, लिखा है लेकिन ये अलग से नहीं किया मैंने इसलिए, है ना। ये सारे फ्यूचर सिंपल के ही हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस है, या फ्यूचर सिंपल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर इंडेफिनेट कह लो। हाँ, अब आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूस पे। एक्शन वर्ब तो बना ही नहीं, एक्शन वर्ब का करो। अब आपको मैं एक्शन वर्ब का फॉर्मेट देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपको सबको पता है बच्चों कि विल शेल के साथ में हमेशा बेयर इन्फिनिट लगता है। अब आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वो लिख रहा हूँ, और साथ में कोई एडजंक्ट लग सकता है, ठीक है ना, आपका कोई टाइम का एडवर्बियल फ्रेज या कुछ भी, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन है, और नेम वही है कि आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करो, ही शी इट दे के साथ में विल का प्रयोग करो, ठीक है। इसमें एक्शन वर्ब भी है। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि जब इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप सेंटेंस बनाओ, तो उसमें दूसरा क्लॉज भी ऐड करो प्रेजेंट का, ताकि आपके दिमाग में रहे कि फ्यूचर को अपने प्रेजेंट साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, हाँ, उसको पैसिव फॉर्म में लिखो, चाहे आपके एक्टिव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल बी अनॉयड इफ यू आस्क हिम, ठीक है, दैट्स राइट। तो अगर आपने पूछा तो नाराज हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपका, योर योर स्टेटमेंट विल एंगर हिम, है ना, एक ही बात है। एक्टिव पैसिव दोनों में लिखना सीखो, बी प्लस अनॉयड भी सीखो आपका, ये तो कैसे सीखेंगे ऐसे अपन, ठीक है। योर स्टेटमेंट विल एंगर हिम, ठीक है ना आपका। ऐसे खूब सारे अपने, बाकी तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, कि जो सीखने लायक हो। और क्या डाल सकते हैं इसमें? और तो कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। अब सेंटेंस बनाने आपने, और कुछ नहीं, आप, ठीक है। हाँ, इसमें एक आपने जरूर, मैं बता देता हूँ आपको, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं नरेशन में भी बताऊँगा, और उन्हीं को फिर अपन वो कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस रूल्स, उनका ज़बरदस्त एप्लीकेशन होता है उसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अगले वाला जो होने वाला है अपना नरेशन का, वो पहले नरेशन कराऊंगा, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी आपको मैं बता दूँ, ठीक है, अगर सेंटेंस फ्यूचर में हो, सपोज करो बच्चों सेंटेंस सिंपल है, तो उसमें विल शेल का इस्तेमाल होगा 100%, है ना आपका। और अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसमें विल शेल का इस्तेमाल होगा। तो जो मेन क्लोज होता है किसी भी सेंटेंस का, वो उस सेंटेंस का टेंस होता है, लेकिन उसके अंदर दूसरा क्लॉज भी आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिक जो रूल है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, जिसको डिटेल में मैं आपको नरेशन में बताऊंगा, वो बहुत सिंपल है कि अगर मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट फ्यूचर में हो, मैं लिख भी देता हूँ इसको, इफ मेन क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, द सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या हो गया मेरे हाथों को, क्लॉज कैन बी इन एनी टेंस depending on the meaning to be conveyed, ऐसे सेंटेंस आपको बनाने भी आना चाहिए यार आपको, लंबे लंबे, ठीक है। तो इसका मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल है। अगर मेन क्लॉज जो है
ऐसे मैंने पूरा ही लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं, प्रेजेंट में भी काम आता है ही, कि मेन क्लोज अगर प्रेजेंट में फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में आप कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि आप क्या अर्थ एक्सप्लेन या अर्थ बताने वाले हो, क्या मीनिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, है ना। उदाहरण के तौर पर मैं अभी प्रेजेंट का नहीं दूंगा, ठीक है, या प्रेजेंट का भी दे देते हैं, क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ही सेज, आप धीरे धीरे आपके सीक्वेंस और टेंसेस रूल भी इसमें आने शुरू हो गए हैं। ही सेज दैट ही वाज हैप्पी, वाज विल, वो इसमें आप पास्ट में भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। मैंने कहा ना, क्या मीनिंग बताना चाह रहे हो आप, कि वो खुश अभी है, पीछे था, या फ्यूचर में होगा, दैट विल बी हैप्पी। ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है ना आपका। ये तो क्या प्रेजेंट का मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, आपने क्लॉज को पहचानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट शुरू होने वाला क्लॉज मेन क्लॉज कहलाता है, दैट वाला क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होता है बच्चों, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो मेन सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है ना, वो आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो ही सेज योर मेन क्लॉज, ठीक है, एंड दिस पार्ट, दैट वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तो क्लियर हो गया ना, सबको आना चाहिए। इसी तरह से अग्रेशन ऐसा हो, ही विल से, अब मेन क्लॉज हो गया आपका फ्यूचर में, ठीक है। अब दैट क्लॉज के बाद में आपकी मर्जी जो लगे, दैट आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, उससे शुरू होने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज करेगा, ठीक है। ये सब लगा दो उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना टाइपिंग काम बचा रहा हूँ, पास्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ, फ्यूचर भी आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है, और भी रूल है इसके, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, नहीं तो अभी ये मेरा फ्यूचर का कंप्लीट नहीं होगा। ये बात समझ गया बच्चों, नहीं आई है ना। तो मेन को अभी फिलहाल में चूंकि फ्यूचर का बता रहा हूँ, तो इस पर आप ज़्यादा अभी थोड़ा सा तवज्जो दो। तो मेन क्लॉज में फ्यूचर में है, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप अर्थ के मुताबिक कोई भी टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक अपवाद है, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। वो एक्सेप्शन क्या है कि वैसे तो दोनों क्लॉज में, मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आ सकता है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि अगर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में, ठीक है, टाइम या कंडीशन का रिलेशनशिप हो, मैं लिख भी देता हूं, चलो, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ टाइम और कंडीशन, किसके बीच में, बिटवीन द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ठीक है। ये फिर क्या होगा, द मेन क्लॉज तो फ्यूचर में होगा ही, द मेन क्लॉज विल बी इन फ्यूचर, बट द सबऑर्डिनेट क्लॉज will always be in present tense। अभी आप बहुत समझ गए होंगे आप, ठीक है। मेन रूल कहता है, मेन रूल आपको कहता है कि अगर आपका मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ भी हो, कोई भी टेंस आ सकता है, वो मैंने उदाहरण दिए आपको, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों क्लॉज के बीच में टाइम और कंडीशन के रिलेशनशिप हो, तो ऐसे में मेन क्लॉज तो फ्यूचर में होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज ना तो फ्यूचर में होगा और ना पास्ट में होगा, वो हमेशा आपके प्रेजेंट में रहेगा। अरे गेटिंग फाइन। आप सपोज आपको, मुझे किसी के पैसे देने हैं, तो मैंने किसी को कहा कि आई विल पे यू, मेन क्लोज हो गया ये। अब टाइम और कंडीशन बताने वाले कंजक्शन आपको इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हेन आपका टाइम का कंजक्शन सबको पता है, व्हेन क्या शो करता है, समय। तो आई विल पे यू व्हेन आई विल गेट माई पे, अभी गलत हो गया, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस इंपॉर्टेंट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाई दिस सेंटेंस रॉन्ग, कि दोनों में फ्यूचर लगा दिया आपने, तो आपने कहा फिर दोनों में फ्यूचर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन दोनों के बीच में समय का, समय कह लो, कंडीशन कह लो, लगभग एक ही चीज़ें होती हैं। दोनों के बीच में व्हेन से मैंने कंजक्शन लगाया है, तो व्हेन का जो क्लॉज हो गया वो समय का हो गया। तो ऐसे में दोनों में फ्यूचर नहीं आएगा, वही तो मैंने लिखा है ऊपर। तो सेंटेंस कितना सिंपल है, एक बार कर लोगे तो आपको हमेशा याद रह जाएगा, क्या दिक्कत की बात है। इस सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, आई विल पे यू व्हेन, विल हटा दो, व्हेन आई गेट माई पे, काम खत्म करो। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये आपने समझना है,
ठीक है ना आपका। और कंजक्शन पे ध्यान देना है, टाइम के कौन से हैं, कारण के कौन से हैं, ठीक है, मतलब कंडीशन के कौन से हैं, उनका ध्यान रखना आपने। एक ने कहा कि वो तेरा जो तू जब तक लौट के नहीं आएगा वो यहीं इंतजार करेगा। अच्छा, हिंदी में क्या होता है बच्चों, हिंदी में दोनों क्लॉज में अपन गा गा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए तो अपने को, चूंकि अपन हिंदी हैं, अपन इंडिया के अंदर हिंदी बोलते हैं, तो हमको थोड़ा इसको दो गौर से सीखना है। दोनों में गागा का इस्तेमाल नहीं हो गया, यानी दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। ठीक है, किसी को मैंने कहा कि, और ये ध्यान रखना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी लिखा जा सकता है, तो वो कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ढूंढना है मेन क्लॉज कौन सा है। इफ वाला क्लॉज मेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इफ तो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ यू रेज योर वॉइस, ठीक है, इफ यू, टीम ने सही लिख दिया, गलत लिखना मेरे को। इफ यू विल रेज योर वॉइस आई विल स्लैप यू। और हिंदी में अपन ऐसे ही कहते हैं, आई विल स्लैप यू। अगर तूने आवाज ऊंची की, अगर तू आवाज ऊंची करेगा तो मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। दोनों आ गया गागा, लेकिन सेंटेंस गलत हो गया। दोनों क्लॉज के बीच में, ठीक ना, कंडीशन का रिलेशनशिप है। मैं तेरे को थप्पड़ तब मारूंगा जब शर्त है। शर्त क्या है कि अगर तूने आवाज ऊंची की तो सेंटेंस गलत हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए आपने मेन क्लॉज में फ्यूचर रहने देना है। ये भी ध्यान रखना आपने कि जो पहले वाला क्लॉज जरूर नहीं कि मेन ही हो, ध्यान रखना, ठीक है। इफ वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट है तो इसको हटा दो, विल को हटा दो, ये प्रेजेंट टेंस बन गया आपका। इफ यू रेज योर वॉइस आई स्लैप यू, आई स्लैप यू, विल भी लगा सकता है के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया सबको नहीं? इफ आई से कि ही विल वेट फॉर यू अनटिल, टाइम का है, अनलेस भी कंडीशन का ध्यान रखना आपका। तो कंजक्शन से ही रिलेशनशिप बनती है। ही विल वेट फॉर यू अनटिल यू विल कम। अब गलत हो गया आप, अनटिल वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें विल का प्रयोग मत करो, ठीक है। चलो मैं शी लगा देता हूँ ताकि वो अब चेंज करनी पड़े आपको, ताकि विल काटने से काम नहीं चलेगा, है ना। ये भी ध्यान, अभी सेंटेंस गलत है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। अनटिल सी कम्स, तो यहाँ पर भी हर करो, ही विल वेट फॉर हर अनटिल सी कम्स, यहाँ भी इसको हर कर दो, ठीक है ना। तो अभी आपको करना पड़ेगा कम्स, है ना। कम्स क्यों किया आपने, तो उसका मैंने बता दिया आपको कि जो दोनों क्लॉज हैं, इसका मेन क्लॉज फ्यूचर में है, और दोनों क्लॉज के बीच में समय का संबंध है, समय का या शर्त का। तो ऐसे में मेन क्लॉज फ्यूचर में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में होता है। ही विल वेट फॉर हर अंटिल शी कम्स, तो जब तक वो आएगी नहीं। अंटिल अपने आप में नेगेटिव भी है, भी ध्यान रखना आपका। ये मत लिख देना ही विल वेट हियर, ये कई बार आता है एग्जाम में। अंटिल अपने आप में, एक बार मैंने आपको कराए भी थे, जब एक बार मैं आपके ये डायरेक्ट इंडा नरेशन में वॉइस करा दूँ तो उसके बाद मुझे याद दिलाना, तो मैं आपको नेगेटिव वर्ड्स का भी प्रयोग बता दूंगा कि कई ये वर्ड्स नेगेटिव हैं, इनका प्रयोग करते समय आपने ध्यान रखना है। अनटिल है, अनलेस है ना, ये हार्डली है, नेवर है, ये सब नेगेटिव है, नो सूनर है। तो नेगेटिव वर्ड्स का आपने ध्यान रखना है। डाउट भी, डाउट का प्रयोग बताऊंगा, ये किस तरह से नेगेटिव है, डिनाई कैसे नेगेटिव होता है, तो बाद में बताएंगे। अभी बीच में दूसरा चैप्टर खुल जाएगा, ही विल वेट फॉर हर अंटिल सी कम्स। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो भी आपका आप सीखते हो उसमें कुछ और ऐड करो। ऐसा नहीं कि आपने ही विल किल यू, ही विल किक यू, ही विल स्लैप यू, अरे दूसरे तो बनाओ, उसमें क्लॉज ऐड करो, नहीं तो हमारी इंग्लिश ठीक कैसे होगी। हम सिंपल सेंटेंस बनाते रहेंगे, ठीक है, जैसे स्टैंड अलोन सेंटेंसेस में स्पोकन के वीडियो में देते रहते हैं, तो हमको ऐसे काम चलेगा नहीं। हमको सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स का अर्थ हो गया ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज आपका, सेंटेंस का एक पार्ट मेन क्लॉज हो और सेंटेंस का दूसरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होता है। कंजक्शन मैंने पढ़ाई नहीं है अभी, आप आएंगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल तो करना शुरू कर देना पड़ेगा आप। ये थोड़ी कि आप ये कर रहे हो, आप कंजक्शन पढ़ेंगे तब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाओगे। मैंने शुरू में बताया भी था, सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, सॉरी कंजक्शंस आपको याद होने चाहिए। बिफोर है, आफ्टर है, ठीक है ना, बिकॉज है, सिंस है, एज है, इफ है, एज इफ है, इवन इफ है, कितने सुंदर कंजक्शंस हैं।
ठीक है, और उसके अंदर फिर देन भी है, बात कर THAN, वो कंजक्शन भी है, बिकॉज सिंस एज भी है, और उसमें एज जो है दो का काम करता है, एक तो रीजन का और दूसरा टाइम का। तो ये भाग डिटेल में तो कंजक्शन पढ़ेंगे अपन, लेकिन अपने को इस्तेमाल कर देना चाहिए आपका, दैट्स राइट। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया बच्चों, है ना। और फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। ये तो हो गया बच्चों आपको सिंपल, मैंने यही करा है ना सिंपल वाला, यहाँ करेक्ट। अब आ जाओ कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस नहीं था, ये सिंपल ही था, ओके। अब आ जाओ कंटिन्यूस में, ये सिंपल है, इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। लिख देते हैं इसको फ्यूचर कंटिन्यूस, है ना। ऐसा नहीं कि कराने जरूरी हैं, कई इंपॉर्टेंट होते हैं, कई इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन पढ़ने सारे एक बार मैं भी कह दूं भाई मैंने सब करा दिए, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रह गई हो। सब्जेक्ट विल या शैल बी प्लस आपका, इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और या एडजंक्ट, ठीक है। ये फ्यूचर का, फ्यूचर में किसी जारी रहने वाले एक्शन के लिए अपन इस यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी सेंस पूरा करने के लिए ऐसे सेंटेंस में अपने एक टाइम का एडवर्बियल जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ एट दिस टाइम टुमारो, वो थोड़ा सेंटेंस सेंसिबल बन जाता है, नहीं समझे आपका, क्योंकि कोई सेंस नहीं। अगर मैं आपको कहूँ ही विल बी प्लोइंग हिज फील्ड, अब क्या भी कन्वर्सेशन चल रही है तो ठीक है, वो कहाँ होगा, अरे वो अपने खेत में हल लगा रहा होगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो कन्वर्सेशन है नहीं, तो कॉन्वर्सेशन में तो पता लग जाता है, ये नहीं है। तो उसको सेंसिबल बनाने के लिए इसमें ऐड कर दो एट दिस टाइम टुमारो। तो लैंग्वेज को किस तरह से अपन यूजफुल बनाते हैं ये भी हमने सीखना है, ठीक है ना। तो एट दिस टाइम टुमारो को अगर चाहो तो आप सेंटेंस के शुरुआत में भी लिख सकते हो। मैं दूसरा दे देता हूँ, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, आई विल बी यानी आई शैल बी डाइनिंग विथ यू। कल इस समय मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जोधपुर आ रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, और कल इस समय तेरे साथ में डाइन कर रहा हूँ, रात का खाना खा रहा हूँ। तो ये सेंसिबल है। कल ये लिखना आई विल बी डाइनिंग विथ यू डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना पड़ता है। तो सिंपल है बच्चों, एट दिस टाइम टुमारो लिखिए आपको, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो बिना इसके भी इट विल बी रेनिंग देयर, है ना आपका। ये अकेले भी कह सकते हो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, हाँ, ये ऐसा ही नहीं कह रहा मैं आपको कि नहीं ये गलत है, ठीक है। अब कॉन्वर्सेशन के अंदर आपके ये आ जाता है, कोई कहीं जा रहा है, अभी क्यों जा रहा है यार, मुझे पता है मैं तो वहीं रहता हूँ, तो ज़्यादातर टाइम मैंने वहीं बिताया है, इस समय तो भयंकर बारिश हो रही होगी, कोई पहाड़ी स्टेशन है, तो कह सकते हो इट विल बी रेनिंग या इट विल बी पोरिंग डाउन देयर, मुझे बारिश हो रही, लेकिन एट दिस टाइम भी लगा दो, टुमारो छोड़ दो आपका, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ तो भयंकर बारिश हो रही होगी। तो सेंटेंसेस को खूबसूरत बनाने के लिए उसके अंदर कुछ एजंक्ट्स जोड़ने पड़ते हैं, ये एजंक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो आपने एडिशन जोड़ा है, ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन जो है आपका वो अधूरी ना लगे, फीकी ना लगे आपको, ठीक है, उसमें कुछ मसल्स हों, ठीक है, एंड साउंड नाइस, दैट्स राइट, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को पता नहीं क्या बताया, उल्टा पुल्टा कुछ आपका, उसको परेशान करके रख दिया, लेकिन आपको पता है इसकी परेशानी दूर रहेगी नहीं, 5 मिनट के बाद इसके घर पहुंच जाएंगे। दो दोस्त थे, अपने तीसरे दोस्त के घर जा रहे थे, पता नहीं ऐसा कुछ कह दिया कि तो फेल हो गया या पता नहीं क्या हो गया, तेरे कॉलेज से निकाल दिया गया, तेरे नकल के केस में तेरा नाम आ गया, एनीथिंग, किसी को परेशान करना हो। लेकिन आप समझदार भी होगे, थोड़ी देर ही होगा परेशान, ही 5 मिनट तो घर पहुंच जाएंगे, तो बता देंगे यार वी वर जस्ट चोकिंग, हाँ। उसके बाद भले वो आपको डंडा लेके ठोके, वो अलग बात है आप, ठीक है। तो अगर आपने ये कहना हो, ठीक है ना आपका, तो उसमें जरूर नहीं कि एट दिस टाइम ही लिखो आप, तो आप फ्यूचर में ये कह सकते हो ही विल बी, ठीक है, ही विल बी, क्या बोलोगे, कूद रहा होगा ही विल बी जंपिंग अराउंड,
कि ना व्हेन वी गेट देयर। तो ये सेंसिबल है, ये आपको कह रहा हूँ। तो इंग्लिश अगर आपको सीखनी है या आपको समझा रहा हूँ, तो आपने सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ही विल बी जंपिंग अराउंड, गलत नहीं है वो, टेंस के हिसाब से ही है। बिल भी लगा हुआ, आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन आपने जब वहाँ पहुँचेंगे ना, वो कूद रहा होगा वो। ये हो गया है जिसमें पहुँचेंगे। तो एक आपका व्हेन जो है टाइम का एडवर्बियल है, और ये टाइम का क्लॉज हो गया, व्हेन वी गेट देयर, ठीक है। तो ये था बच्चों, तो बाकी के मैं फिर आपको कल कराऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है दूसरा वीडियो डालने का, ठीक है। तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। बाकी राम रची राखा वाला हिसाब किताब है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, ठीक है। लेकिन करें, लाइक शेयर करें, और जो नए हैं वो उसको करें, और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ठीक है। ओके बच्चों, फिर सी यू टुमारो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।